इतिहास में ऐतिहासिक शब्दावलियों से आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने कुछ ऐतिहासिक शब्दावलियां आप सभी के साथ डिस्कस की हैं, चर्चा की हैं। आज अभी ऐतिहासिक शब्दावलियां और देखेंगे हम लोग। आईएएस एग्जाम में इन शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मैं कुछ संभावित शब्दावलियां भी दे रहा हूं जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और स्टेट पीसीएस एग्जामों में भी ये शब्दावलियां इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए आपको ऐतिहासिक शब्दावलियां तैयार जरूर करनी है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको महत्वपूर्ण सभी ऐतिहासिक शब्दावलियां करवा दूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं। अगला ऐतिहासिक शब्दावली है महत्तर। महत्तर, ठीक है। ये सब और आपको भी जो भी ऐतिहासिक शब्दावली मिले ना, आप भी जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब महत्तर जो है आपको लगता होगा किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ, जबकि ये मध्यकालीन भारत में जो पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड था वहां पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी और गांव का ही जो पूर्व मध्यकाल में ये ग्राम प्रधान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। पूर्व मध्यकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम होती थी और ग्राम का जो प्रमुख होता था, सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, लिखते जाइएगा। गांव का जो प्रमुख होता था उसको हम क्या कहते थे? महत्तर कहते थे। तो महत्तर आपका ग्राम प्रधान के लिए शब्द यूज किया गया है। ठीक है, ग्राम का जो प्रमुख होता था, गांव का जो मुखिया होता था, उसके लिए शब्द यूज किया गया महत्तर। ठीक है। दक्षिण भारत में इसी महत्तर को, दक्षिण भारत में गांव के प्रमुख के लिए एक दूसरा शब्द यूज किया गया जिसका नाम है पट्टिकल। पट्टिकल। तो एक टर्म्स आपका महत्तर है, दूसरा पट्टिकल है। दोनों ग्राम के प्रमुख के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? पट्टिकल क्लियर है? धर्मवीर जी कह रहे हैं सर, जॉब कोई अपना पद त्यागता है तो फिर से चुनाव। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। एक बार जो भी यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। मतलब थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हिंदी थोड़ा सही करिए। फिर से चुनाव में खड़ा होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चुनाव से जुड़ा हुआ है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, बाद में देख लेते हैं, पहले एक बार इनको लिख लीजिए। ये दो टर्म्स आपके क्लियर हो गए, महत्तर और पट्टिकल। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपके क्लियर हो गए। ये आपका एक तरीके से मुखिया है महत्तर, ग्राम प्रमुख के तौर पे, और दक्षिण भारत में इसी को पट्टिकल के तौर पे हम जानते हैं। ठीक है, अगर अगला चलते हैं। अगला शब्द है आपका माधग। मागध। मागध एक टर्म्स है आपका मागध। ये आपको नए टर्म्स लग रहे होंगे लेकिन ये सब कुछ आयोग पूछा है, आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मागध जो आपका होता था प्राचीन काल में एक दरबारी था आपका। ठीक है, दरबारी था और इसका मुख्य काम क्या होता था कि जितनी भी प्राचीन काल से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, राजाओं से जुड़ी हुई, वो राज्य का एक ऐतिहासिक कथाओं को लिखता था। ठीक है, उन पे काम करता था। तो घटनाओं को एक साथ लिखने का काम इसका होता था। ठीक है, इतिहास से जुड़ी हुई, प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई जो राजवंशीय इतिहास होता था, तो मागध आपका एक दरबारी कवि होता था। आपका दरबारी होता था, दरबारी कवि कह सकते हैं, जो कि इतिहास लेखन का काम करता था। इतिहास लेखन का काम करता था। इसका एक दूसरा नाम सूत भी था। इसका एक दूसरा नाम सूत भी था मागध का। ठीक है, दूसरा नाम क्या था इसका? सूत। अब ये शब्दावलियां देखो, आपको मतलब मुझे नहीं लगता बहुत कम बच्चे होंगे जो ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन आयोग का लेवल यही है, यूपीएससी का लेवल यही है। तो क्यों ना हम यूपीएससी के लेवल को ध्यान में रखें। इतिहास पढ़ने भर से नहीं होगा बात। इतिहास की जो टर्म्स है, इतिहास की शब्दावलियां हैं,
उन सब का इंपॉर्टेंस है, उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मागध आपका एक दरबारी कवि होता था जो कि इतिहास लेखन से जुड़े हुए कार्यों से जुड़ा होता था। तीसरा अग्रहारिक। अग्रहारिक, अग्रहारिक कौन होता था आपका? अग्रहारिक जो है 5वीं और 6वीं सदी में, 5वीं और 6वीं सदी में जो राजकीय भूमि होती थी, तो ब्राह्मणों को राजकीय भूमि अनुदान में दी जाती थी, ठीक है। और जो ब्राह्मणों को ये ऐसी राजकीय भूमि दी जाती थी, इन्हीं को अग्रहारिक कहा जाता था। इनको राजकीय भूमि दिए जाने वाले जो ब्राह्मण होते थे, जिनको राजकीय भूमि दी जाती थी, सरकारी भूमि दी जाती थी, राजकीय भूमि प्राप्त करने वाले ब्राह्मण। अब देखो आयोग कहां से ढूंढ के लाता है शब्दावलियां, ये सब इतिहास की शब्दावलियां सब चर्चा में रहती हैं। 5वीं और 6वीं शताब्दी, ये पूरा टाइम पीरियड है हर्ष का, ठीक है, उत्तर भारत में। इस टाइम पीरियड पे राजकीय भूमि का अनुदान में दिया जाता था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल की बात है। तो गांवों, पूरे गांव के गांव दे दिए जाते थे। जो गांव दिया जाता था उसको हम अग्रहार कहते थे। जो दी जाने वाली भूमि है उसको क्या बोलते थे? अग्रहार। दी जाने वाली भूमि को क्या किया कहा जाता था? अग्रहार। पूरा का पूरा गांव दे दिया जाता था, जो है शहर का पूरा क्षेत्र दे दिया जाता था, ठीक है। और ऐसा जो पूरा का पूरा जो अग्रहार होता था, इसको ब्रह्मदेय भी कहा जाता था। इसको हम क्या कहते थे? अग्रहार या ब्रह्मदेय। जो पूरी की पूरी जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, लैंड दी जाती थी, इसको ब्रह्मदेय भी कहते थे, ब्रह्मदेय। और जो प्राप्त करता था उसको हम शब्द यूज करते थे अग्रहारिक, ठीक है। क्या शब्द यूज करते थे? अग्रहारित, ठीक है। तो अग्रहार जो है ये राजस्व मुक्त गांव होते थे, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था और इनको काफी सारे विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। अग्रहार जो होते थे ये आपके कर मुक्त गांव थे, कर मुक्त गांव। इनसे क्या है? टैक्स नहीं लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? स्पष्ट है? सभी लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म्स है, दो टर्म्स हो गए, मागध और अग्रहारी। मागध आपका क्या होता था? ये दरबारी होता था जो इतिहास लेखन का काम करता था। अग्रहारी जिसको जमीन दी जाती थी। अगला शब्द है अर्घट्टा। अर्घट्टा ये भी प्राचीन काल से जुड़ा हुआ शब्दावली है। अर्घट्टा मतलब वाटर व्हील। कृषि भूमि में सिंचाई की जाती थी, तो अब उस समय तो इस तरीके की तकनीकियां होती नहीं थी, तो कृषि भूमि में सिंचाई का ही एक प्रकार हुआ करता था अर्घट्टा, वाटर व्हील बनाया जाता था। तो इससे क्या होता था कि सिंचाई व्यवस्था में सुधार को लेकर, राहट जानते हैं, कुएं जो होते थे, कुएं में जो है गोल गोल चरखा टाइप में लगा होता था और वो क्या करता था? पानी को जो है लगातार ऊपर तक लाता रहता था, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो है पानी को होल्ड करने के लिए बहुत सारे कनस्टर लगे होते थे और वो कनस्टर वो पूरा चलता रहता था, ठीक है। तो रहट के तौर पे काम किया जा सकता है। ये अर्घट्टा आपका सिंचाई प्रणाली से जुड़ा हुआ है, सिंचाई प्रणाली से जुड़ा हुआ है। या कुएं में रहट जो होता था आपका, रहट आप लोग जानते होंगे, अर्घट्टा। तो ये एग्रीकल्चर में कृषि सिंचाई से जुड़ा हुआ एक वाटर व्हील है ना। इसको हम इंग्लिश में देख सकते हैं वाटर व्हील के तौर पे बोलते हैं इसको, वाटर व्हील एक शब्द है। तो भूमि में सिंचाई करने के लिए एक प्रकार था आपका ये, ठीक है। और कई सारी चीजें डेवलप हुई, रोहे का रकाब डेवलप हुआ आपका, सिंचाई व्यवस्था में सुधार किए गए। इसके और कई सारे शब्द मिलते हैं। एक तो रहट आपका मिलता है, नोरिया, चरस है ना, शकिया, ठीक है, और दौलाब, ऐसे करके सिंचाई के कई सारे साधन आपके होते थे। तो जो नोरिया वगैरह होता था खुले तालाब में उसका उपयोग किया करते थे। और भी सिंचाई प्रणाली से जुड़े हुई चीजें, एक तो नोरिया, याद रखिएगा ये आपका पूछा जा सकता है। नोरिया आपका जो खुले तालाब होते थे, उन खुले तालाबों पर जो है पानी को यूज किया जाता था। रहट का, अर्घट्टा का प्रयोग किया करते थे गहरे कुओं में। जो गहरे कुएं होते थे उन कुएं से पानी को लाने के लिए प्रयोग किया जाता था। पहले तो ये पंप सेट वगैरह नहीं चलते थे ना, वर्तमान में तो पंप सेट वगैरह आपके चलते हैं, ठीक है।
और अब तो गियर युक्त, उसमें गियर भी लगा होता है, मोटर के द्वारा चलता है रहेट आपका। लेकिन पहले जो है ये घोड़े होते थे, वो बैल होते थे, जानवर होते थे, उनके द्वारा खींचा जाता था। रहेट कई बार इंसान के द्वारा भी चलाया जाता था। तो एक गोल गोल पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए ये कुआं है आपका, ठीक है, ये कुआं है, तो इसमें एक रहेट लगा दिया जाता था और ये रहेट आपका जो है चलता रहता था, ठीक है, इसको चला दिया जाता था। तो इनमें जो है यहाँ पे पानी के कनेक्टर लगे होते थे, तो ये पानी को लेता था और ऊपर ले जाता था। और फिर यहां से क्या करते थे, यहां से एक जो है एक, जैसे पानी यहां से ऐसे चलता था, इसमें पानी भरा, यहां से पानी होकर के, ठीक है, पूरा एक तकनीकी के तहत बना दिया। तो पानी यहां से आपका खेतों तक पहुंचता था, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता था, ठीक है। रहेट को आप लोगों ने देखा भी होगा, वर्तमान में भी कई जगहों पे प्रयोग किया जाता है। पाकिस्तान वगैरह में तो आज भी करते हैं, हमारे यहाँ तो अब नलकूप आ चुके हैं। भारत में काफ़ी ज़्यादा तकनीकी विकास हो चुका है, लेकिन अभी कई सारे देशों में, जैसे बघाने पड़ोस में पाकिस्तान में भी यही स्थिति है, वहाँ पर अभी रहेट वहट ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अरगट्टा हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो शब्द है, लगभग महत्वपूर्ण, आपके इतने टर्म्स आपने याद कर लिया। एक अगला शब्द है आपका बंजारे। बंजारे, ये तो आपने सुना होगा कई बार शब्द, बंजारे शब्द आपने सुना होगा, ठीक है। बंजारा एक व्यापारी वर्ग था, ये एक व्यापारी वर्ग था, ठीक है। बंजारा आपका एक व्यापारी वर्ग से जुड़ाव रखता है। मध्यकाल में बंजारे नामक व्यापारिक होते थे, ठीक है। इनके दूसरे भी नाम है, एक तो लवांडी नाम भी इनको बोलते हैं, लवांडी, ध्यान रखिएगा, लवांडी, और जो है गोरमाटी, गोरमाटी, इन नामों से भी जाना जाता है। तो ऐसे टर्म्स यदि कुछ आपसे पूछता है तो आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। इनको लवांडी और गोरमाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बंजारा एक ऐसा समुदाय है जो घुमंतु रूप में जाना जाता है। कैसे हैं ये? घुमंतु हैं आपके, घुमंतु समुदाय है आपका ये पूरा का पूरा, घुमंतु समुदाय। कैसा समुदाय है आपका? घुमंतु समुदाय है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये भारत में मुख्य रूप से राजस्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, ठीक है, विचरण करने वाला समुदाय अभी भी होते हैं। तो ये आपका जो है ज्यादातर आमतौर पे राजस्थान वाले क्षेत्र में है, ठीक है, बंजारा समुदाय। तो ये आपका व्यापारी वर्ग है, व्यापार कार्य से जुड़े हुए वर्ग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। हाँ, तो ये आपको याद रखना है सभी बच्चों को, ठीक है, ये सारे। अब एक और आप देख लीजिए, एक और मैं आपको बता देता हूं। अगला शब्द है आपका दमिरिका। दमिरिका। अब जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो इतिहास में प्राचीन भारत में दक्षिण भारत से भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे शब्द हैं, वहां से भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये जो दमिरिका है, एक क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को हम द्रविड़ क्षेत्र कहते हैं, द्रविड़ क्षेत्र कहते हैं या तमिलहम क्षेत्र कहते हैं। दमरिका भी आपका क्षेत्र है, ये द्रविड़ क्षेत्र को ही दमरिका कहा जाता है, दमरिका भी कहा जाता है, द्रविड़ क्षेत्र। ये क्या है आपका? द्रविड़ क्षेत्र है, ठीक है, द्रविड़ क्षेत्र, या फिर इसको हम तमिलहम शब्द भी यूज करते हैं, तमिलहम, ठीक है, द्रविड़ क्षेत्र, तमिलहम क्षेत्र, इस तौर पे भी हम इसको जानते हैं। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ठीक है, उस क्षेत्र में जो है द्रविड़ क्षेत्र को दमिरिका क्षेत्र भी कहा गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। दमिरिका क्षेत्र किस क्षेत्र को तौर को जानते हैं? जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, कृष्णा नदी से नीचे का क्षेत्र, दक्षिण का क्षेत्र, कृष्णा एवं तुंगभद्रा से नीचे का क्षेत्र, जो सुदूर दक्षिण है। अब मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कि दक्षिण का क्षेत्र, क्षेत्र, इसको मैं कुछ इस तरीके से आपको मैं बता देता हूं। जैसे भारत है, तीन भागों में हम बांटते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र को उत्तर भारत कहते हैं, ठीक है, उत्तर भारत, ये आपका नर्मदा नदी के उत्तर का क्षेत्र है। कृष्णा नदी के उत्तर के क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्कन का क्षेत्र, और कृष्णा नदी के नीचे का क्षेत्र है सुदूर दक्षिण का क्षेत्र।
इतिहास भी हम कुछ इसी तरीके से पढ़ते हैं, सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है, यही क्षेत्र जो ये क्षेत्र है सुदूर दक्षिण का, इसी के लिए शब्द यूज किया गया दमरिका। पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी में इसको द्रमिका भी बोला गया और दमिलकम भी बोला गया है, इसी का दूसरा शब्द है दमिलकम, ठीक है, दमिलकम। तो द्रविड़ और तमिलकम से मिलके बन गया है दमिलकम, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। देखिए व्यापार उस समय जो होता था, प्राचीन काल में व्यापार जो होता है वो धातु से जुड़ी हुई चीजों का व्यापार था, है ना, विभिन्न प्रकार के मसालों का व्यापार था, धातु से जुड़ी हुई चीजों का व्यापार था। तो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, व्यापार का रूप उसी रूप में रहा है। ये कुछ शब्दावलियां हैं और मैं आप लोगों को ये चीज भी बार बार बता रहा हूं कि कुछ शब्दावलियां आप लोग भी जरूर याद करके रहिएगा। हाँ, दक्षिण भारत का विजयनगर और बहमनी साम्राज्य तो आपका दक्कन वाले रीजन में था। दक्षिण, सुदूर दक्षिण में जो क्षेत्र है ना आपका, यहां पे चोल चेल पांड्य थे, चोल चेर और पांड्य, ठीक है। मदुरै वाले क्षेत्र में पांड्य थे, चोल थे, चेर आपके केरल वाले क्षेत्र में थे, सुदूर दक्षिण वाला पल्लव, पल्लवों के बारे में भी आपने पढ़ा है ना, वो सारे शासक यहां पर थे। ठीक है, तो ये आपके शब्दावली वाली क्लास है। अभी शब्दावलियां और भी बहुत सारी करवानी है मुझे, मैं आपको शब्दावलियां कराऊंगा, घबराना नहीं है, शब्दावलियां सारी कराएंगे।